भाजपा ने हमको निलंबित किया, इसलिए निलंबित किया कि हम बोल रहे हैं। तब भाजपा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि इन पर कार्रवाई हो जाएगी, कर दो। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम ऐसे हर चीज के खिलाफ हैं। पार्टी वाली को हमारी बोल, हम ऐसे हर चीज के खिलाफ हैं जो कि राष्ट्रहित में नहीं है, आज वो लोग, क्योंकि पहले राष्ट्रहित सब लोग हैं। हो सकता है कि हम अपना पार्टी बनाएं। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज पर देश का चर्चित पॉडकास्ट द कैंडिड टॉक। आज की बातचीत सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, उस सिस्टम से है जो सत्ता को चलाते भी हैं और कई बार सवालों के घेरे में भी आते हैं। एक ऐसा नाम जिसने फाइलों से फैसले लिखे, सत्ता के गलियारों में नीतियां बनाई, संसद में राजनीति की और अब अदालत में कानून की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आर.के. सिंह जी, 1975 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी, देश के गृह सचिव रहे और फिर राजनीति में एंट्री। बिहार के आरा संसदीय सीट से लोकसभा के 2 बार के सांसद, भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री के पद पर पहुंचते हैं और अब एक नई पारी वकालत के मैदान में। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ करियर में एक और बदलाव है या सिस्टम के खिलाफ लड़ाई। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसकी नौबत आई ही क्यों। तो आज होंगे सीधे सवाल आर.के. सिंह जी से। आर.के. सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द कैंडिड टॉक में। थैंक यू। आपको विद्रोही स्वभाव का, बेबाक व्यक्तित्व का धनी माना जाता है, आप खुद क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ, देखिए, ये मैं जो हूँ, ये मैं ऐसा ही था जबकि मैंने सबसे पहला अपना जो प्रभार संभाला एज एन आईएएस ऑफिसर। वो होता है, हम लोग शुरू करते हैं ट्रेनिंग के बाद एसडीओ के रूप से। हमने तय कर लिया था कि साहब जो सही होगा वही करेंगे। आप आईपीएस बने, आईएएस बने, फिर लोकसभा के सांसद बने, फिर भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री तक बने। आपको लगता है कि अभी कुछ पाना बाकी है, कुछ अधूरा? पाने के लिए नहीं करते। देखिए, हम जहां कहीं भी, अगर पाने की बात रहती तब तो ये कभी हमें वो मजबूती ही नहीं रहती। भारत सरकार के गृह सचिव के रूप में आपका सबसे चुनौतीपूर्ण फैसला या यादगार फैसला कौन सा रहा? कई मामले थे। हैंगिंग ऐसे करना था कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हो जाए, वो हम लोगों ने कर दिया। बाय एंड लार्ज उस समय जो भी समस्याएं आई उसको कि हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए। ये था, इट वाज सेटिस्फाइंग। बतौर गृह सचिव आपके कार्यकाल में अफजल गुरु और अजमल कसाब को फांसी दी गई। पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय था कि किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी, और जब लोग सुबह सोकर उठे और टीवी खोले तो अचानक देख रहे कि अरे ये क्या हो गया। तो इतने बड़े आतंकवादी को इतनी स्मूथली ऑपरेशन से आपने फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया। ये सारे इस अभियान को कैसे अंजाम दिया गया? फिर मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हमने किया। ये मेरा सवाल ये, गोपनीय कैसे रख पाए और कहीं लीक नहीं हुई? और भी कुछ काम हुए जो कि गोपनीय थे, गोपनीय रहेंगे। सब बात देखिए, किसी से हम डिस्कस करते ही नहीं थे, अपने परिवार से नहीं। हमारी वाइफ भी नहीं जानती थी। बड़ी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आर.के. सिंह जी, आप सौभाग्यशाली रहे कि आप आईएएस बने और भारत सरकार के गृह सचिव भी रहे। इसके बाद आप भारत सरकार में पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बड़े महकमों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। हम युवाओं के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं कि आप आईएएस के तौर पर ज्यादा अपने आप को सफल मानते हैं, देश सेवा के लिहाज से, फैसले लेने के लिहाज से, या बतौर काबीना मंत्री? दोनों में हमको ईश्वर ने सफलता दी। अब एक कंक्रीट एग्जांपल है आईएएस ऑफिसर का। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना था, मैं बता दूं, तो मैडम इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद फिर राइटिंग शुरू हुआ है। जितने हमारे यहाँ सिख पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, तो उन पर हुजूम जुट पड़ी। लोगों, सरदारों को, बेचारों को खदेड़ खदेड़ करके मारना, उनके दुकानों को जला देना,
तो हमने फिर वो सब पूरा राइटिंग को हम करीब 15-16 जगह हम फायरिंग कराए होंगे, 15-16 जगह। लेकिन हमने अपने यहाँ राइटिंग कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, 1.5 से 2 दिन हमको लगा बस। दिल्ली में आपको 2.5 महीने लगा, कितने लोग मरे। बोकारो में आपको 2.5 महीने लगे, बम्बई में कितने महीने लगे राइटिंग करने में, हमको 2 दिन लगा। हुआ ये ऐसे हुआ, हम बताते हैं। जब राइटिंग शुरू हुआ तो हमने कहा कि अनाउंस करो कर्फ्यू। कर्फ्यू अनाउंस करने के लिए लाउड स्पीकर्स नहीं थे, गाड़ियां नहीं, तो हमने तो ये लाउड स्पीकर का दुकान तोड़वाया और लाउड स्पीकर निकलवाए, फिर अनाउंस करवाए। कर्फ्यू लागू हो, ये लागू करने के लिए या कोई जनता सुनने को तैयार थी नहीं, कोई जनता सुनने को तैयार नहीं था। तो हमने कहा कि फायरिंग करो। देखे तो कोई पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट फायरिंग करने को तैयार नहीं थे। 84 की बात कर रहे, क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी। तो हमने एसपी को लिया, हमने कहा कि चलिए आज जा करके हमने पहले जगह ऑर्डर किया फायरिंग। अब वहां हमने मारा, अवसर वायरलेस पर हमने सबको कहा कि देखो जी, हमने फायरिंग ऑर्डर किया और हमने मारा है, 2 आदमी मारा, सख्ती बरती। हाँ, फायरिंग मतलब मारना। अब राइटिंग कर रहे हैं, आप दुकान लूट रहे हैं, मारो। उसके बाद हमने वायरलेस पर कहा कि देखो जी, हमने किया। अब कहीं पर अगर ये कोई सरदार का दुकान लूटा या कोई सरदार मारा गया तो जो कंसर्न उस सेक्टर के पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट हैं, हाँ, वो सब सस्पेंड हो जाएंगे। तो 15-16 जगह फायरिंग हुई, एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट। तो जहां कहीं भी हम रहे हमको कोई समस्या नहीं हुई, हम कंट्रोल कर सके। तो ये उसके बाद फिर अब जब पथ निर्माण विभाग ले लीजिए, जिस समय कि नीतीश कुमार पहले बार आए थे, तो उस समय बिहार का रोड एकदम सबसे नोटोरियस था पूरे इंडिया में। सब बिहार के लोग कहते थे कि यूपी से हम बिहार में आते हैं या बिहार से यूपी में जाते हैं तो हमको फर्क मालूम चल जाता है। कैसे भाई? यूपी से बिहार में आए तो उछलना शुरू कर दिए गड्ढा कर, जबकि हम बिहार से यूपी गए तो एकदम स्मूथ रोड। तो फिर नीतीश कुमार जी ने आते ही हमको प्रधान सचिव पथ निर्माण बना दिया। वहां पर हमारे रहते हुए 3.5 साल, करीब 3.5-4 साल हम थे। हमने पूरे रोड सिस्टम को रिवैम्प कर दिया, पूरे रोड सिस्टम को, एवरीथिंग। इतना काम आजादी से लेकर करके आज तक एक साथ नहीं हुआ। जितने हमारे स्टेट हाईवेज थे सब इंटरमीडिएट लेंथ, करीब 1000 किलोमीटर थे। हमने स्टेट हाईवेज का लेंथ 1000 किलोमीटर से बढ़ा करके 2000 किलोमीटर किया, आज सबको 2 लेन किया, सबको 2 लेन किया। उसके लिए फंड हम ले गए भारत सरकार से, योजना आयोग से। जितने हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट, जितने, किसी को छोड़ा नहीं हमने, जितने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स थे पूरे बिहार में, सबके सब सिंगल लेन थे, सबको हमने इंटरमीडिएट लेन किया। और ये सब कब? उसके बाद फिर बहुत सारे रोड जो कि होने चाहिए थे पीडब्ल्यूडी में, आरईओ में थे, उनको हमने पीडब्ल्यूडी में लेकर करके उनको फिर ये इंटरमीडिएट लेन करा। हमने एकदम क्रांति ला दी, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते थे एज ए कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी में। मतलब कुल मिलाकर के पूरे बिहार में पीडब्ल्यूडी के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर मुश्किल से 30-35 होंगे। हमने उसको ओपन कर दिया, कुल मिलाकर करके हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए करीब ये हमको लगता है कि 300-400 हो गए रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 10 गुना बढ़ गया। हाँ, 10 गुना बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया। और किसी का मजाल नहीं था कि 1 नया पैसा खा लेता। किसी पीडब्ल्यूडी ऑफिसर का मजाल नहीं था, इंजीनियर का, कि कमीशन मांग लेता। किसी का मजाल नहीं। वो करने में हमको मुश्किल से 1-2 महीना लगा। खाली पहला रोड हमने नापा, गए अपने मेन रोड था बेली रोड, उसको हमने, वो तुरंत बना था, हमारे आने के तुरंत पहले बना था। नाप दिया तो मोटाई कम आ गई, अलकतरा कम आ गया। हमने केस कर दिया इंजीनियर पर भी, और इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। अब ये ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट। ठेकेदार रूलिंग पार्टी का नेता था, जदयू का, लेकिन नीतीश कुमार ने हमको पैरवी नहीं किया। और उसके बाद से फिर 1-2 जगह और किया, फिर हमने फ्लाइंग स्क्वाड बना दिया। हमने कहा कि देखो जी, हमको पता चला कि कमीशन मांगे तो तुम तो गए, आकर के तुम्हारा रोड नाप देंगे, तुम चले जाओगे जेल, सस्पेंड कर देंगे, बंद। तो ठेकेदार से बोले गड़बड़ करोगे तो तुम गए। हाँ, ये हमने कह दिया ठेकेदारों को। कोई जाता नहीं था बिहार में, हमको जाना, उनके इतना रोड बनाना था तो हमको ठेकेदारों की जरूरत थी। तो हमने यहाँ पर इतना रोड बनाना था तो हमने यहाँ पर ये किया, सभी जितने बड़े कंपनीज थे उनको बुलाए। कोई बिहार जाने को तैयार नहीं, डर
कि नहीं वहां पर तो गुंडागर्दी होता है, ये चंदा मांग लेता। तो हमने कहा कि जाइए कोई चंदा मांगेगा फोन करना, हम उसको गिरफ्तार करवा लेंगे। कराए, उसका चंदा मांगना बंद। सर, बतौर ऊर्जा मंत्री आपकी 2 बड़ी उपलब्धि बताएं। नंबर 1, आप ये देखिए कि हजारों गांव थे और लाखों टोले थे जहां बिजली पहुंची नहीं थी, और हमने हर जगह, हर गांव, हर टोले को हमने कनेक्ट कर दिया। हर गांव, हर टोले को कनेक्ट कर दिया। गांव में, शहर में 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। हमारे रहते हुए हमने ऐसी स्थिति कर दी कि शहर में 24 घंटे और गांव में 18-20 घंटे बिजली रहती थी। ये हमने व्यवस्था कर दिया। पूरे देश में को हमने एक ग्रिड से जोड़ा, पूरे देश को, कहीं पर भी हमने गैप नहीं छोड़ा। रिन्यूएबल एनर्जी के नए सिस्टम्स, नए रूल्स बनाए, रिचार्जिंग के नए सिस्टम्स, नए रूल्स बनाए। रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ नहीं था जब हम ज्वाइन किए। आज जब हम छोड़े तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक स्थान पा चुका था। आप यूपीए सरकार के दौरान भारतवर्ष के गृह सचिव रहे, एनडीए सरकार के दौरान भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री रहे। दोनों सरकार के कामकाज करने के तरीके में क्या आप अंतर पाते हैं? हमको तो देखिए समस्या नहीं रही, न तो उस सरकार में रही न इस सरकार में, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम किस टाइप के आदमी हैं। गलत काम आप हमसे बोल नहीं सकते, गलत परिवी आप कर नहीं सकते, तो हम रिवोल्ट कर जाएंगे, है ना, मारपीट कर लेंगे। तो रखना है रहिए, नहीं रखना है तो हमको कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि अगर हम इनको यहाँ ला रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आइए कैसे काम करते हैं। ऊर्जा मंत्री भी 7 साल रखे, है ना, तब जबकि आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हम हैं, जो हमको सही लगता है वही करते हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए ने 7 साल तो हमको रखा ना, ये मानने के बाद। बतौर ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्रालय में निर्णय आपके होते थे या वहां पर पीएमओ का? हमको तो फ्री हैंड था। ये भी प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एकदम फ्री हैंड दिया, और फ्री हैंड दिया तभी हम इतना कर पाए। ये मानना होगा, जो सही है, देखिए जो गलत है हम बोलते हैं, लेकिन जो सही है वो भी बोल लेंगे। अब वो सही ये है कि उन्होंने हमको 7 साल रखा, हमारे जैसे आदमी को 7 साल रखा, हमको फ्री हैंड दिया, तभी हम ये कर पाए। आप 7 साल भारत के ऊर्जा मंत्री रहे। अब आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में 2026 में भारत के पावर सेक्टर की सबसे बड़ी एक चुनौती क्या है? प्रॉब्लम है कि जबकि हमारा हमारा डिमांड एक्चुअली तेजी से बढ़ेगा, जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब तेजी से बढ़ेगा तो डिमांड हमारा एक्चुअली तेजी से बढ़ेगा। उस समय हमको ये और पावर की जरूरत होगी, तो और पावर हम कोल से लेंगे, ये आपत्तिजनक होगा इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी हमारा जो है वो इंटरमिटेंट है, यानी कि सोलर होता है तो दिन में मिलता है, रात में नहीं मिलेगा। विंड है, हवा चली 1 घंटा, अगले घंटा हवा नहीं चली, तो आपको स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज के 2 फॉर्म्स हैं, एक है पंप स्टोरेज, तो पंप स्टोरेज हमने चालू कराया। वो बनते बनते लेकिन समय होता है उसके, लेकिन साइट्स होते हैं, तो जिस तेजी से पंप स्टोरेज ग्रो करना चाहिए उस तेजी हमने पॉलिसीज बनाए, उसका भी पॉलिसी हमने बना दिया पंप स्टोरेज का, हम ही ने बनाया। तो लेकिन अभी भी समय लग रहा है। मेन है उसका बैटरी स्टोरेज। तो बैटरी स्टोरेज 80% 90% बनता है चाइना में, जो बैटरी लिथियम आयन बैटरीज है जो कि स्टोरेज करते हैं ग्रिड स्केल, तो वो इंपोर्ट होता है। हम लोग की यहाँ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो ये सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स रखा, तो उसकी कैपेसिटी हमको बढ़ानी होगी, और हमको रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेज का बढ़ाना होगा कैपेसिटी, तभी जाकर के फ्यूचर डिमांड हम मीट कर पाएंगे। और ये एक मतलब कि एक चैलेंज है। दूसरा यह भी चैलेंज है कि लिथियम का अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ नहीं है, दूसरे देशों में। तो जो हमारा खनिज का जो ये इंपोर्ट करता है, उससे एक अलग कंपनी है, वो उसको कहा गया कि हाँ साहब, तो आप दूसरे देश में जो लिथियम के स्टॉक्स है उसको आप ये उसमें आप एंटर कीजिए पार्टनरशिप में, ताकि लिथियम का हमारा सप्लाई चेन बने। ये फ्यूचर प्रॉब्लम्स है हमारे, जिसको कि अभी सॉल्व करना होगा। आर.के. सिंह जी, 11 अप्रैल को आपने सोशल मीडिया पर अचानक लिख दिया कि अब मैं वकालत करूंगा। जी। उम्र के इस पड़ाव पर
यह फैसला क्यों लेना पड़ा? अब देखिए, इसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपने कहा उम्र के पड़ाव पर, हम ये फील नहीं करते हैं। अभी भी वही हमारा ये एनर्जी है, जोश है, और ये हम ऐसे ज्वाइन नहीं कर रहे। हम रिटायर किए, हमने रिटायरमेंट के पहले ही हमने मोटा मोटी सोच रखा था कि हम क्या करेंगे, और लॉ का डिग्री हमने ले लिया था क्योंकि हमको हम जबकि डीएम पटना से हटे, डीएम पटना से हम इसलिए हटे क्योंकि एक चुनाव में एक मंत्री जी इधर उधर कर रहे थे, तो उनको हमने गिरफ्तार करके थाने में बैठा दिया तो हमको तुरंत अगले दिन ट्रांसफर हो गया नेचुरली, और हमको कोई शिकवा शिकायत इससे नहीं होती थी। और जो सबसे निकम्मा डिपार्टमेंट है जहां पर कि कोई काम नहीं था, श्रम उद्योग निगम, वहां बना दिया, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमको लगता था कि जो मेरा नेचर है, ये हो सकता है कि कभी हम इतने खींच जाए कि हम रिजाइन कर दें, तो करेंगे क्या, तो हमने लॉ कर लिया। लॉ हमको अच्छा लगता है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद हमने लॉ ये सुप्रीम कोर्ट बार ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर एक और ये था कि आप ये समझिए कि हमारे ही मन में नहीं, जिससे हम बताए ना, जिस समय हम लोग आए थे सर्विस में, उस समय हम लोग के अंदर में ये लगता था कि पूरा दुनिया को सुधार देंगे, लगता था कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, कि अभी भी लगता है भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। भ्रष्टाचार से हम लोग को घिन लगता है। तो हम लोग को लगा कि यही होगा, ये सब तभी जाएगा। और अनपढ़ लोग, भ्रष्ट लोग आ जाते थे चरित्रहीन लोग नेता में। हमारे समय में तो कम आते, पुराने जमाने में तो कम आते थे, अब तो बढ़ते ही गए। तो हम लोग को लगता था कि इसका एक ही उपाय है कि हम लोग अपना पार्टी बनावे, पढ़े लिखे लोग हो, जो ईमानदार लोग हो, जात पात वगैरह ये सब वगैरह कहीं कुछ नहीं, जात पात नथिंग डूइंग। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि अपना पार्टी बनाएंगे, तो हमने फॉर्म भी ले लिया था। लेकिन उसके बाद फिर अब आदमी कुछ सोचता है, होता कुछ है। तो रिटायरमेंट के पहले नीतीश जी के साथ हमने काम किया था, तो नीतीश जी का कहना हुआ कि नहीं, आप हमारे साथ आ जाइए, उसके बाद हम आपको एडवाइजर बनाएंगे, हुए कैबिनेट रैंक। तो बहुत बोले, तो हम हाँ कह दिए थे। उसके बाद फिर हम नहीं गए, तो बोले क्यों नहीं, तो हम बोले कि नहीं, पॉलिटिक्स करेंगे। तो बोले कि अपना पार्टी वार्टी चलता नहीं, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। इसी में बहुत बोले, तो हमने उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए हाँ कह दिया। उसके बाद कुछ हमारे मित्र थे भाजपा में, वो बोले कि नहीं, वो स्टेट पार्टी, हम लोग नेशनल पार्टी हैं, हम लोग का नेता मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी उस समय, और ईमानदार है। तो हमको लगा कि हाँ सही, तो इधर आ गए। तो जैसे आदमी जिधर चलता है उधर भगवान की इच्छा होती है कि उधर नहीं जाना, इधर आए, तो उधर आ गए। आपने सोशल मीडिया पर लिखा, आई विल फाइट फॉर प्रिजर्विंग आवर डेमोक्रेसी एंड सिटीजन राइट्स। मेरा सवाल यह है कि जब आप ताकतवर मंत्री थे, ताकतवर अफसर थे, तब आपको नहीं याद आया कि मुझे लोकतंत्र में लोगों की लड़ाई लड़नी है? मैंने बताया ना, मैं कुछ चेंज नहीं किया हूँ। जो मैं एसडीओ में था ना, वही मैं आज भी हूँ। और एसडीओ में जो हमारे एसडीओ का सब डिवीजन होता है, तो सब डिवीजन में कोई गलत काम हुआ है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई गलत काम होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब हम कलेक्टर हैं, और ये देखिए कि कोई ऐसा महकमा है या जो कि कलेक्टर के अधीन नहीं है, या हमारे जिला से बाहर कोई चीज़, तो उधर तो हम देखने ही जाते हैं। हम जब मंत्री हैं तो हमारा एक महकमा है, हम अपने महकमा में अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए नजर आए तो सब तो गला काट दिए हैं। पूछ लीजिए आप, एकदम टोटल गला काट देते थे, कोई सवाल ही नहीं, एक सेकंड नहीं रह सकता था। हाँ, लेकिन हमको एक काम था, वो बहुत बड़ा काम था, तो वो करते थे। अब लेकिन ये है कि अब हमारा कोई महकमा तो नहीं है, हमको तो अब जनरल देखना है, तो हम जनरल देखते हैं। अब जैसे कि आप ये कहेंगे कि हम सांसद बन गए, तो हमारा जिला जो है, उस जिला में हमारा काम है, वो जिला का काम कर गए। और जितना काम हमने कर दिया अपने जिला में, आप जाकर के देख लीजिए, लोग कहेगा कि ना आज तक कोई एमपी किया था, ना आगे कभी एमपी करेगा। उसी तरह से जितना काम हमने किया पत्नीवान के सचिव या यहाँ एज मंत्री, वो पूछ लीजिए, जितना काम हमने किया, ना हमसे पहले कोई किया, ना हमारे बाद में करेगा। अब तो हम भाई, ये आई एम अ फ्री सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री, तो हम तो देश को देख रहे हैं ना। और अगर कहीं पर चोरी होगा तो उसको तो बोलेंगे ना। आर के सिंह जी, 10 साल तक आप भाजपा के सांसद रहे,
फिर ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपके भाजपा से रिश्ते बिगड़ गए और भाजपा ने आपको निष्कासित कर दिया? भाजपा ने निष्कासित नहीं, भाजपा ने हमको निलंबित किया। आज जो निलंबित, उसके बाद फिर हमने रिजाइन कर दिया भाजपा से। क्यों निलंबित किया? इसलिए निलंबित किया क्योंकि हम बोल रहे थे। आज हम पहली बार थोड़े बोल रहे थे, हम पहले भी बोले थे। जब हम भाजपा के एमपी थे तब भी बोले थे। उस समय भी भाजपा ने कहा था, भाजपा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि इन पर कार्रवाई होने का कर दो। उस समय नहीं किया उन्होंने। इस बार फिर उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, कर दो। हम तो बोलते हैं। आइए, तो पहली ये ऐसा तो बात नहीं है कि हम पहली बार बोल रहे हैं। जब हम एसडीओ थे तभी ऐसे ही करते थे, ट्रांसफर कर दो। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में अलग अलग नियम हैं, अलग अलग मर्यादा है। आपको नहीं लगता कि सार्वजनिक मंच पर अगर आप पार्टी की आलोचना करेंगे तो ये अनुशासनहीनता होगी? ये देखिए ना, अब सार्वजनिक मंच पर यही बात हमको कहा गया था पहले, जबकि हमने कहा था कि आप सार्वजनिक मंच पर मत बोलिए, आप हम लोगों को बताइए। तो जब हम पार्टी के मेंबर थे और तो अब पार्टी का कोई फोरम रहता तो हम बताते, जहां पर फोरम मिलता था हम बोलते थे। अब जबकि हम ये देखे कि हाँ साहब सो गड़बड़ है, गड़बड़ हो ही रहा है, भ्रष्ट लोग को आप तरजीह दे रहे हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम किसी कर्जा खाए हुए हैं? हम क्या है? सबसे पहले नागरिक है देश के, और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो फिर आपको नहीं लगता कि राजनीति के लिए आप तो मिसफिट हैं? ये तो भाजपा को लगा कि हम मिसफिट है, फाइन, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि हर ये आदमी को हमारी जैसा होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि राजनीति में जो अभी भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है, ये लोग सोचते हैं कि नहीं भ्रष्ट होना सही है, यही मिसफिट है दुनिया के लिए, इस देश के लिए। हमारा तो ये मानना है। हमारा मानना है कि मैं सही हूं और वो लोग गलत है। आपका क्या मानना है बताइए? नहीं, मुझे आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपका क्या मानना है? जो आदमी देख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अब बोलने की स्थिति में है, उसके पास वो शक्ति है, तो अगर चुप रहेगा तो क्या करेगा? आपको नहीं लगता कि आपको राजनीति में सच को सच कहने की सजा मिली? ये सजा क्या है भाई? ये सजा हम नहीं मानते। जैसे कि ट्रांसफर को हम सजा नहीं मानते। हो गया साहब, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना थे, मेरा ट्रांसफर हो गया, सो व्हाट? तो अगर हम ये ट्रांसफर के बारे में सोचते तो मंत्री को तो हम नहीं पकड़ते। जिस समय कि हम ये प्रधान सचिव पत्र निर्माण विभाग बने, उसके बाद फिर हमने पहले ही 7-8-10 दिन में एक नेता जो ठेकेदार भी था उसको उस पर केस कर दिया, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो हमारा ट्रांसफर तो अमूमन हो जाना चाहिए था। हम सोशल मीडिया पे आपके आए दिन तमाम बयान पढ़ते रहते हैं। आप भाजपा के खिलाफ हैं या सरकार के खिलाफ हैं? हम साहब देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम ऐसे हर चीज के खिलाफ है। हम पार्टी वाटी कुछ मारी हुई बोली, हम ऐसे हर चीज के खिलाफ हैं जो कि राष्ट्रहित में नहीं है और जो लोकहित में नहीं है। क्योंकि पहले राष्ट्रहित तब लोकहित, लेकिन दोनों के खिलाफ अगर कुछ है तो हम उसके खिलाफ है। जब आपकी चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर आप सक्रिय राजनीति में वापसी हम करेंगे? रहेंगे, हम तो है ही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी जात एकदम है, लेकिन हो सकता है कि हम अपना पार्टी बनावे। खुद की यही पार्टी बनाएंगे हाँ। या किसी दल को ज्वाइन करेंगे? नहीं, तो दल से तो आया था, कुछ दलों ने कहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम नहीं गए। क्योंकि हम लोग का सपना, ये सब लोग कहते हैं कि इम्प्रैक्टिकल है, अभी भी लोग कहते हैं। उस समय भी कहते थे, जिस समय की रिटायरमेंट के बाद हम कुछ हमारे साथी आईएएस वगैरह के सोचे थे कि पार्टी बनावेंगे, तो लोग हमको यही समझा दिए कि नहीं साहब, सो देखिए पार्टी बनाने के लिए पैसा चाहिए और आपके पास तो पैसा है नहीं एक नया, तो आप खाली धूल फांकते रह जाएगा। तो हम समझ गए। और उसके बाद फिर नीतीश जी भी कहे कि नहीं यही बात, आप हमारे साथ चले आइए। नीतीश जी के साथ काम किए थे तो हमने हाँ कह दिया, और उसके बाद वहाँ हाँ कह दिया। तो फिर बीजेपी के कुछ साथी हमारे थे, वो यहाँ आ जाइए, तो हमने हाँ कह दिया। लेकिन वो सपना भी गया नहीं है कि ऐसा पार्टी जिसमें कि ये एकदम सिर्फ ईमानदार लोग रहे, पढ़े लिखे लोग रहे, जात पात कुछ नहीं, ये सपना भी गया नहीं चलेगा। मान लिया, देखते हैं हमको जो होना क्या है, हमको कुछ चाहिए, लेकिन ट्राई तो करनी। वो राजनीति राज्य की होगी या फिर राष्ट्रीय स्तर की? अभी तो राज्य की होगी, वो राज्य का ही राजनीति हो जाए वही बहुत है। बिहार में 20 साल बाद नीतीश युग का अंत हुआ और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे
क्या आप आने वाले दिनों में इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे अपने अनुभव के आधार पे? नीतीश जी के भी राज्य में पहला टर्म छोड़ दीजिए, उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स उनके जितने मंत्री थे उसमें से 99% यदि एक मंत्री को छोड़ करके, दो मंत्री छोड़ करके सब तो घूस लेता था। शर्म आनी चाहिए थी। तो हम खुद नहीं ले रहे हैं अपने हाथ से, लेकिन हमारे अगल बगल ये सब पैसा ले रहा है। सब हो गया 100 करोड़ का आदमी या 500 करोड़ का आदमी। तो आप सोचते हैं कि जनता नहीं देख रही क्या? अब ये जनता ऐसी है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को जात के नाम पर वोट दे तो भुगतो। हम तो यही भाषण अपने क्षेत्र में भी देते थे, देते आ रहे हैं अभी भी। और ये हो गया। ये जो सम्राट जी हैं तो वो तो नीतीश जी से भी, नीतीश जी को सम्राट से ऊपर डालेंगे हम। इस सम्राट जी का तो पहले से बदनामी है कि जो आदमी ईमानदार नहीं है वो क्या करेगा? एक, जो आदमी चरित्रवान नहीं है वो क्या करेगा? दो, जो आदमी पढ़ा लिखा कम है उसको क्या आइडिया होगा, क्या करेगा वो? ये बता दीजिए आप। भाई हम लोग नागरिक हैं ना, आप भी नागरिक हैं ना त्रिभुवन जी, क्या लगता है आपको? क्या लगता है बिहार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या जो कि राज्य को चला सके? दो टूक सवाल है, बताइए। बस हो गया, आप आपकी चुप्पी ही उत्तर। एक सवाल पवन सिंह के बारे में पूछना चाहता हूं। वो भी आरा से आते हैं, आप भी आरा से आते हैं, कैसे हैं रिश्ते आपके? क्या हुआ कि चुनाव में खड़े हो गए। मैं उसको चुनाव में खड़े हो गए तो वहां जातिवादी व्यवस्था है, तो उससे जो समीकरण होता है उसमें बदलाव हुआ है, तो उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ा, हमारे क्षेत्र पर भी पड़ा। हो गया भाई साहब, चलिए साहब। उसका फिर आकर के हमसे मिलेंगे, ठीक है। जो युवा अफसर बनना चाहता है या राजनीति में आना चाहता है, तो आपकी सलाह क्या होगी, किस प्रोफेशन को चुने? देखिए, हमारा मानना यह है कि आप राजनीति चुनिए या आप अफसर बनना चुनिए, ये आप पर निर्भर है। लेकिन कहीं भी जाइए आप, तो आप नंबर 1 ईमानदार रहिए, चरित्रवान रहिए, देश को सर्वप्रथम रखिए, ये करिए। चाहे वो अफसर बने, चाहे राजनीति में आवे, ये करिए। राजनीति में हम देखते हैं, ये तो अब आरा की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसे आदमी को वोट कर दिया। नहीं तो राजनीति में हम देखते हैं कि नहीं, ऐसे लोग जो कि मतलब कि भ्रष्ट हैं, पैसा बनाते हैं, घूस लेते हैं, उनकी चलती हो जाती है ज्यादा, जात पात के नाम पर वोट होता है। ये हम कैसे जीत गए दोनों बार, ये भी जनता को ही हम धन्यवाद देंगे। तो राजनीति में जाना हमको लगता है कि थोड़ा दूभर कार्य है। ये है, अगर आप अपने आप को अगर आप चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं, तो आपको दूभर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जब आप खुद कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति और अफसरशाही में अफसरशाही को ज्यादा वरीयता देनी चाहिए, तो मेरा सवाल यह है कि जब आप अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तो कहां से आपको अच्छे लोग मिलेंगे? यू आर राइट। एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती है। यू आर राइट, वेरी राइट। सब लोग हमको ये कहते आ रहे हैं कि ये सब नॉनसेंसिकल ड्रीम्स है, ऐसा होने वाला नहीं है, ये सतयुग आने वाला नहीं है। चलिए साहब, दिमाग में कीड़ा है तो वो भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू कैंडी टॉक में इतनी शानदार बातचीत के लिए। तो ये थे आर.के. सिंह जी, सिस्टम के अंदर भी रहे और सिस्टम को चलाया भी, और अब उसी सिस्टम से सवाल भी कर रहे हैं। आज की इस बातचीत में सिर्फ जवाब नहीं थे, कई ऐसे सवाल भी थे जो सीधे सिस्टम, सत्ता और उसके कामकाज पर चोट करते हैं। अब सवाल आपसे, क्या बदलाव सिस्टम के भीतर से आता है या बाहर खड़े होकर उसे चुनौती देने से? अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, और डायनामाइट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना हमेशा की तरह याद रखें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसे ही बेबाक, असरदार और मुद्दों की गहराई तक जाने वाली बातचीत। द कैंडिड टॉक में फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए एपिसोड में, देश की
एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार।